जय हिंद दोस्तों. Today we are going to start our PD 335, right? And first thing first, I have to make it clear here only कि in PD 335 we are not going to repeat those things which we have already read in Lakshmikant. And I would suggest कि I would be saying here कि ये टॉपिक आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लो. गो एंड रीड दिस टॉपिक फ्रॉम लक्ष्मीकांत. गो एंड रीड दैट वन. Don't duplicate your resources now because you have read Lakshmikant multiple time, right? Now if the topic is not in Lakshmikant, I will be teaching in that topic detail, or else the topic will be just whatever the current context is there, we will be discussing that one only. And but I will make sure that in economics and environment, because economics में every persons have the different resources. In economics, conceptual clarity will be needed. That economics PT will be like, if topic is there, I will not teaching you that particular topic only. I will be giving you that topic insight, conceptual clarity, and all those things which will be required that time. ठीक है, इंक्लूडिंग PYQ. स्टार्ट करें. एंड यस, मैपिंग सीरीज विल बी कम, कंप्रीहेंशन चलता रहेगा. जस्ट गिव मी सम टाइम. चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर. नाउ ये टेबल ऑफ कंटेंट है हमारी, जो कि हमें करनी है कब, आने वाले टाइम में. एंड दिस टुडे लेक्चर विल बी शॉर्ट टाइप. आज बहुत कम समय लेंगे. एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड किस एक लंबी लेक्चर लेके आऊँ, एटलीस्ट 2 पार्ट में ही पूरी PT 335 ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस खत्म कर दूँ. और यहाँ पे जो चीज़ें नहीं पढ़नी, आई विल टेल दैट कि मत पढ़ो. चलो नाउ इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे अपन PYQ भी देखेंगे. अगर इफ़ देर इज समथिंग इन PYQ, वी विल बी डूइंग दैट वन ऑल्सो, राइट. ना चलिए देखो, अब यहाँ पे क्या पढ़नी है. ये जो बेसिक स्ट्रक्चर में वी विल सी PYQ. द बेसिक स्ट्रक्चर थियरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इम्प्लाइज दैट. ठीक है, दीज थिंग्स आर ऑप्शंस. ना चलिए अब आते हैं एक और क्वेश्चंस. The Constitution of India defines its basic structure in the term of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. The Constitution of India provides for the judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideal of on which the Constitution is based. ये है अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर से जो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट. नाउ इवोल्यूशन है, ये कहेंगे कि भैया मत पढ़ो. आई विल टेल यू इनसाइट, मैं बताऊंगा चीज़ें कि क्या है, बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि मत पढ़ो इसको. बस मैं डिस्कस कर दूंगा, सुनो, ख़त्म करो कहानी. चलिए, तो फर्स्ट लेक्चर इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. अभी वाई दिस इज न्यूज़, क्योंकि जो हमारी केशव नंदा भारती केस 1973 थी, जो मतलब कि एक कह लो कि फाउंडेशन, एक कह लो कि लैंडमार्क जजमेंट, उसकी 50 ईयर हो गई है. ठीक है, दैट हैज़ कंप्लीटेड 50 ईयर. दैट्स वाई दिस थिंग इन न्यूज़. अब केशव नंदा भारती केस 1973 के बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जानते हैं. देखो बेसिकली जो केशव नंदा भारती केस है, जो केशव नंदा है वो क्या थे, हमारे मठ के मेंबर थे. एंड अब क्या होता, इन्होंने पिटिशन डाला फॉर व्हाट, अगेंस्ट दी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय. इनके जो मठ में जो लैंड थी, दैट लैंड वाज एक्वायर्ड बाय होम, बाय केरला गवर्नमेंट अंडर व्हाट, केरला लैंड रिफॉर्म 1963. ठीक है. नाउ दे फाइल अ केस, डियर सर एंड मैडम, माई फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड, ऑन विच आर्टिकल 25, 26 एंड 31. नाउ 31 क्या था, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी. तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थी, बट नाउ दिस इज बिकम लीगल राइट. ठीक है, आर्टिकल 301 के आसपास है. ठीक है. नाउ चलिए, अब यहाँ पे जो काम की बात है, आर्टिकल 25, 26 एंड 31. दैट्स इट. तो हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट क्या देखा कि केशव नंदा भारती केस का क्या था, कि वो मठ के मेंबर थे, ही वॉज द मेंबर ऑफ मठ, राइट.
बट दैट लैंड वाज एक्वायर्ड बाय होम, केरला गवर्नमेंट, ठीक है, 1963 की जो एक्ट थी लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत नाउ ही फाइल्ड अ PIL टू सुप्रीम कोर्ट कि भाई साहब माई फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड बाय केरला गवर्नमेंट, सो प्लीज लुक इनटू द मैटर। खत्म। नाउ अब इस केस की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो केस था हर्ड बाय लार्जेस्ट एवर बेंच, कितने मेंबर, तो 13 बेंच, 13 मेंबर वॉज देयर, 13 जज वॉज देयर, दे हर्ड बोथ साइड प्ली कि क्या भैया बताइए क्या मैटर है ना। अब इसकी आउटकम निकलने से पहले, ठीक है, आउटकम निकलने से पहले थोड़ा हम ये इवैल्यूएशन देख लेते हैं। तो आपकी सबसे पहले केस आती है किसकी, A.K. गोपालन की, ठीक है, A.K. गोपालन, फिर जाके शंकरी प्रसाद की आती है 1951 में, फिर जाके 1965 में सज्जन सिंह की केस आती है। इसमें बोला जाता है कि भाई साहब देखिए, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ any part including fundamental right, your article 19, article 21 जो right to life है that can also be curtailed, that can also be amend, ठीक है। उसके बाद आपकी 1967 में गोलकनाथ केस आती है जिसमें कि कहा जाता है कि आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो आपकी आर्टिकल 368 है दैट्स आर नॉट कन्फर्मिंग अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट। उसके बाद क्या कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ये इस केस की लैंडमार्क रही, ठीक है। उसके बाद केस आपकी आती है 1971 में जो कि 24th कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25 कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और एक आती है कि बताई जाती है फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन आर लिमिटेड, फंडामेंटल राइट सिटीजन का क्या है, लिमिटेड है, एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ को भी, एनीथिंग कैन बी अमेंडेड। अब ये तो भाई साहब पिछले केस से बिल्कुल ही हो गया, आप कह रहे हो कि ये नहीं हो सकती, फिर कह रहे हो कुछ भी कर सकते हो ना। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है दैट आर नॉट लॉ, वो कानून ही नहीं है अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, दैट्स नॉट अ लॉ, ये बोल दिया। फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सेक्शंस कुछ आते हैं, ठीक है, तो कहती है कि भाई सेक्शन 2 में क्या कह रहा है कि कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू टू ड्यू कॉम्पनसेशन। अब जो आपके पास में प्रॉपर्टी है दैट कैन बी एक्वायर्ड, दैट कैन बी कर्टेल बाय गवर्नमेंट एंड विद सम कॉम्पनसेशन विल बी गिवन टू यू। फिर सेक्शन 3 कहा जाता है कि प्रोसीडेंस ऑफ द DPSP ओवर द फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट के ओवर में जो DPSP है दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ओवर द फंडामेंटल राइट। उसके साथ साथ क्या हुआ कि आपकी जो जुडिशियल रिव्यू की स्कोप थी जो 39B एंड 39 क्लॉज C, उसको वापस ले लिया गया कि चलो भैया हटाओ इसको। ये थी हमारी इवैल्यूएशंस, बट नो नीड टू रीड दिस वन। PYQ देखो ना आप, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करूँगा, PYQ देखो, राइट ना। चलिए अब आउटकम देखते हैं इसका क्या हुआ। तो यहाँ पे आपकी आती है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आती है। अब अपहोल्ड क्या करती है, वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि भैया पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड एनी और ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। लेकिन द थिंग इज देयर कि सच अमेंडमेंट शुड नॉट अल्टर, डैमेज और डिस्ट्रॉय द एसेंशियल फीचर्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया किसको, तो बेसिक स्ट्रक्चर को। बोला भाई साहब यू वांट टू, ओके गो एंड डू, बट रिमेंबर दिस थिंग्स कि आप ना ही अल्टर करोगे, ना ही डैमेज करोगे, ना ही डिस्ट्रॉय करोगे एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डाल दिया, क्या कर सकते हो, जाओ फंडामेंटल राइट को आपने अमेंड करनी करो, बट रिमेंबर दिस थिंग कि आपकी जो है बेसिक स्ट्रक्चर वॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि ये चीज रहा। अब लेकिन अब जो आपको जो गोलकनाथ केस 1967 में क्या बोली थी सुप्रीम कोर्ट कि भैया पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 वाज नॉट अनलिमिटेड एंड द फंडामेंटल राइट गारंटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी एब्रोगेटेड और अब्रिज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नहीं खत्म कर सकते उसको, कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, उसी लॉ को, उसी चीज को क्या करी, रिवर्स कर दी, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, यही है आपका इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने इसको पढ़नी है, इसको याद रट लेनी है। तो क्या कहता है पहले हमारा, कहता है क्या है कि भैया सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, बेसिक सिस्टम क्या डाल दिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर टू द सिटीजनशिप, इंडिविजुअल फ्रीडम्स। और सुनिए
इंडिविजुअल फ्रीडम्स जो है दैट फ्रीडम्स कैन नॉट बी ओवरराइड द अदर इंडिविजुअल फ्रीडम्स, ठीक है ना। तो इसेंशियल फीचर क्या था, इंडिविजुअल फ्रीडम्स सिक्योर टू द सिटीजंस। ना मैंडेट टू बिल्ड द वेलफेयर स्टेट, जो डीपीएसपी कहते हो आप, वेलफेयर स्टेट की बात कर रही है ना। सुप्रीमेसी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भैया हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है अबव ऑल, राइट। रिपब्लिकन एंड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन होम, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि भैया सेपरेट होगा पावर, सब अपने अपने काम करेंगे, ठीक है। नाउ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, उसके बाद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो याद रखिएगा, लिखिए ये जो जुडिशियल रिव्यू है क्या है आपकी, किसमें बेसिक स्ट्रक्चर में डाली गई। एंड हाँ, हमारी जो जुडिशियल रिव्यू है भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड इट, नॉट डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नाउ चलिए, जुडिशियल रिव्यू हो गया। हार्मनी बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, हार्मनी और बैलेंस बना के रखनी है फंडामेंटल राइट के बीच में और डीपीएसपी के बीच में। चलिए, ये जो है यही आपको याद करनी है, बाकी सब तो धुआं धुआं है, ठीक है। चलो, तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो क्या बोला कि भाई साहब, कोर्ट बोला कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है क्या इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, और आप इसको नहीं हटा सकते, ठीक है। और अदर जजमेंट देखो, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या बोली, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट दैट कर्टेल इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड asserted द preamble इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस कैन बी अमेंडेबल, कि भैया पहले क्या बोली, प्रीएम्बल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं है, लेकिन अब प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस कैन बी अमेंडेड, ठीक है ना। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन क्या कहता है, इसके बारे में क्या है कि भैया ये क्या है कि एक फंडामेंटल फीचर्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि दैट कैन नॉट बी अमेंडेड और अपग्रेडेड बाय द पार्लियामेंट, ना ही आप इसको अमेंड कर सकते हो, ना ही आप इसको ये कर सकते हो। नाउ अब ये जो है, अब सवाल ये कि भाई साहब ये बताइए कि क्या ये मेंशन जो बेसिक स्ट्रक्चर का मेंशन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है, नहीं, नो मेंशन ऑफ द टर्म बेसिक। यूपीएससी यहीं पे खेलता है, यूपीएससी प्ले एट दैट दिस पॉइंट ओनली, कि दे विल आस्क यू कि भाई साहब बताइए कि मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं भैया कहीं भी मेंशन नहीं है। ये जो बेसिकली क्या हुआ है कि आपकी जो जजमेंट आती गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आती गई उस बेसिस पे बैठा है, आपका जजमेंट के बेसिस पे बना एक फाउंडेशन जो इसकी क्रिएट हुई है, इट्स बेस्ड ऑन द जजमेंट, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी दैट वाज द टाइम द बेसिक स्ट्रक्चर वाज नॉट देयर, नॉट इवन द जुडिशियल रिव्यू। हम लोग जो आज जुडिशियल रिव्यू लेके आते हैं 13 आर्टिकल 13 वगैरह 226 वगैरह को लेकर उठा के लेके आते हैं, बट दैट्स ओरिजिनली दैट्स नॉट मेंशन, और अभी भी जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं कर रखी है जुडिशियल रिव्यू को, राइट। इसको भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू, बस सुन लो, पढ़ने के की बात नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो भैया चेक करेगा पावर ऑफ पार्लियामेंट को कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रही तो क्या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को तो वायलेट तो नहीं करी है। इंश्योर करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्या लिविंग डॉक्यूमेंट रहे, दैट इज अ रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग टाइम वाइल द प्रिविजिंग इन फंडामेंटल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। आप समय के साथ बदलो, बट क्या है कि जो आपकी वैल्यूज है, आपकी जो प्रिंसिपल है, आपकी जो मोरल है, दैट शुड बी मेंटेन, ठीक है। अब सोचो कि अगर आप समय के हिसाब से बदल रहे हो, राइट, अगर बदल रहे हो, अब सोचो कि आप में अहंकार आने लग गया, तो वो कोई फायदा है, नहीं है। तो आपकी जो बेसिक वैल्यूज है, जो बेसिक फाउंडेशन है, प्रिंसिपल है, दैट शुड रिमेन। आप कपड़े बदलो ना, अपना फैशन चेंज करो, कैरेक्टर नहीं, ठीक है। नाउ लेट डाउन द सेवरल प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ डाला गया, सेपरेशन ऑफ पावर डाला गया, हाँ इसको करो क्या, तो रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दैट्स कमिंग टू बीइंग, राइट। नाउ इंश्योर दैट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अंडरमाइन, कि आपकी फेडरल स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोला, सेव्स द जुडिशरी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। चलिए नाउ क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखिए अपन, उससे पहले हम लोग इसको भी देख लेते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ठीक है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। मतलब बोला भाई साहब जो इंडिपेंडेंस है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, दैट आर द बेसिक, ठीक है, स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया गया। नाउ तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, कि जो डिस्ट्रिक्ट जज की जो इंडिपेंडेंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो क्या है, पार्ट हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर का।
नाउ प्री कैन आस्क द क्वेश्चंस, बताइए भाई साहब कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यस इट इज अ पार्ट ऑफ। नाउ अब न्यूज़ में और क्या था, नाउ देखिए ये क्या हाईलाइटेड कुछ प्रिंसिपल है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ द टर्म ऑफ पेज पेंशन एंड अदर सर्विसेज बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। इंटीग्रेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच में, ठीक है, किस पे, तो पे पेंशन पे और अदर जो भी सर्विस कंडीशन उस पे, इससे हमारी क्या होगी, इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बरकरार रहेगी। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है कि बोला कि भाई साहब जो बंदा जुडिशरी क्या ऑफिसर्स है, ठीक है, उसको जो आप सेपरेट रखो, सेपरेटली ट्रीट करो, ठीक है, फ्रॉम द स्टाफ ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड द एग्जीक्यूटिव विंग्स, ठीक है, जुडिशरी का हमारा जो हमारी जुडिशरी की स्टाफ्स हैं एंड जो हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग्स के स्टाफ्स हैं, दोनों को सेपरेटली ट्रीट करो भाई साहब, डोंट मिक्स देम, जूस मत बना दो, मिक्स वेज मत बनाओ, ठीक है, पनीर है तो पनीर को अलग बनाओ और गोभी आलू है तो गोभी आलू को अलग बनाओ। चल यूनिफाइड जुडिशरी की बात किया गया, ठीक है, क्या बोला कि सर्विस कंडीशन ऑफ जज फॉर द सिमिलर पोस्ट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द स्टेट, मतलब कि मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर मान लीजिए कि यूपी है या मान लीजिए कि पंजाब है, उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं तो सारी सबकी उसके जो डिस्ट्रिक्ट जज उसी स्टेट के बीच में क्या होनी चाहिए, यूनिफाइड होनी चाहिए, सबकी सेम पोजिशन होनी चाहिए, सेम चीज़ होनी चाहिए, इक्वल पे होनी चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए इक्वल। नाउ अब जो लोअर जुडिशरी इसके ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर क्या आता है हमारा, हाई कोर्ट के ऊपर क्या आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, है ना। नाउ अब सिविल साइड क्या है, सिविल साइड और क्रिमिनल साइड, तो सिविल साइड हमारे कौन से आ जाएंगे भाई साहब, सिविल साइड सबऑर्डिनेट जज कोर्ट आ जाएगा और मुंसिफ कोर्ट आ जाएंगे, और क्रिमिनल साइड क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये हमारे क्रिमिनल साइड, ये हमारे सिविल साइड, जो सिविल केसेस होंगी दैट इज डील बाय सिविल साइड, और जो क्रिमिनल केसेस होंगी, चोरी हो गई, मर्डर हो गई, ये सारी क्या होगी, इधर आ जाएगी, है ना। ना अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी देखिए, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं क्या है, हमारे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी हैं डिस्ट्रिक्ट में, है ना, डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं क्या हाईएस्ट होते हैं, और हाई कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं स्टेट के हाईएस्ट हमारे जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का तो पता ही है आपने, है ना। नाउ अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जुडिक्शन एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ सॉवरेन जुडिशरी होगा लेड बाय द स्टेट, है ना, तो पार्लियामेंट नहीं करेगी, स्टेट करेगी, एंड दे आर डिफर स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, है ना, मतलब कि पंजाब का अपना होगा, तमिलनाडु का अपना होगा, राइट, तो सबकी अपनी अपनी होगी, उस हिसाब से लोग क्या करेंगे, चीज़ों को ये करेंगे। नाउ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर मेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, जो आपकी जो अपॉइंटमेंट की होगी, पोस्टिंग की होगी, प्रमोशन की होगी जो डिस्ट्रिक्ट जज की, ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो गवर्नर, ठीक है, मेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। नाउ अब जो अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज उसका क्या होगा भाई साहब, फिर बताइए क्या होगा, जो अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो आपकी सर्विस स्टेट पब्लिक सर्विस, ठीक है, कमीशन जो है ये, प्लस आपका गवर्नर, प्लस आपका किससे कंसल्ट करेंगे, तो हाई कोर्ट के जज से, ये होके फिर अदर जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, क्लियर है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, डू वन थिंग, मैं बड़ा भाई होने के नाते कहता हूँ कि ये वाली जो चैप्टर जुडिशरी है जाके पढ़ो, हर साल ईच एंड एवरी ईयर एक से दो एक क्वेश्चन तो पक्का ही फिक्स है, राइट। चलिए ना, अभी तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसमें बताओ, इस पर कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल आपने ये प्रोविजन देखनी है, बट स्टिल वी विल, आप सुनो, इसको सुन लो, बट बाकी जो है चीज़ें देखो ना। अब हुआ क्या कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थे सुप्रीम कोर्ट के, रिसेंटली अपहेल्ड किए थे वैलिडिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट की जो 2019 की डिसीजन थी कि टू रिपील द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोले कि ठीक है भैया आपने ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव डन राइट थिंग। जाहिर सी बात है यार, मतलब एक देश में तो यूनिटी कहाँ गई, है ना। चलिए अब न्यूज़ में और क्यों था, तो हुआ क्या कि 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या किए, परमोनल के एक ऑर्डर लेके आए, तो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जो कि कहता था कि प्रोविजन क्या बोला, प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन द स्टेट, ठीक है, सारे स्टेट में लगेगा,
ना। तो पार्लियामेंट आल्सो इनेक्टेड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, जो कि बाइफर्केट किया स्टेट को इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। एक आपका बना दिया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा क्या बना दिया, लद्दाख। ठीक है, चलिए ना अब जजमेंट देखिए। तो क्या बोला कि अपहोल्ड किए कि हमारी जो चीज़ें थी वो हो गई। सुप्रीम कोर्ट बोले कि भैया जो जम्मू कश्मीर डिड नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी आफ्टर इट एसेटेड टू द इंडिया इन 1947। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बोली कि 370 जो थी भैया परमानेंट है और ट्रांजिशनल प्रोविजंस थी। ठीक है, तो बोली कि ठीक है चलो ये था, अब हट गया, कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट ये भी बोला कि जो यूटीज़ कैन बी कार्व आउट ऑफ स्टेट। ठीक है, बोली कि ठीक है जो इन्होंने करा कैन बी कार्व आउट। अब पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और द पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू द पार्ट ऑफ एनी स्टेट। मतलब कि संविधान आप हमारे पार्लियामेंट को कहती है कि इफ़ पार्लियामेंट वांट दे कैन मर्ज टू स्टेट टू मेक वन स्टेट और दे कैन कार्व आउट, ठीक है, बाइफर्केट वन स्टेट टू मेक टू स्टेट, दे कैन अल्टर द बाउंड्री, दे कैन चेंज द नेम। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। अब अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 टू द आर्टिकल 3, तो वर्ड जो स्टेट है आर यूज इन आर्टिकल 3A ऑफ द इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी। जो आपकी जो आर्टिकल 1 का जो एक्सप्लेनेशन है, 3 का जो एक्सप्लेनेशन है, जो वर्ड स्टेट जिसमें आया इसको यूज़ करते हैं आर्टिकल 3 क्लाउज 1, 3 क्लाउज A, जो कि इंक्लूड करता है कि आपका यूनियन टेरिटरी को। राइट नाउ अब देखिए आपकी जो एसआर बोमई केस थी, एसआर बोमई केस, सुप्रीम कोर्ट बोली भैया एक्शन जो प्रेसिडेंट जो लिया गया था उस समय इमरजेंसी लगाने का, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी वेयर ओपनली टू जुडिशियल स्क्रूटिनी। हाँ, इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी होगी। अब मैं एसआर बोमई केस का बताता हूँ। हुआ कि ये महाशय क्या किए, बोमई साहब क्या किए, कर्नाटक, वैसे कर्नाटक का इशू है, ठीक है, कर्नाटक का है। तो ये ना अपनी फैमिली के साथ चले गए कहाँ, तो ब्रिटेन गए, लंदन में मस्त वाला पूल में ना एंजॉय कर रहे थे। इनको अचानक से कॉल आता है यहाँ पे रात था वहाँ पे दिन, ही वॉज एंजॉइंग सनसेट विथ हिज फैमिली एट इन द पूल। ठीक है, तो कॉल आता है कि सरकार गिर गई हमारी, एंड दैट पर्सन वॉज इन मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी। ये गए कहाँ, फटाक से पीए को कॉल करते हैं कि भाई साहब तुम एक काम को सब कुछ छोड़ो, पहले मुझे मेरी टिकट कंफर्म करो, आई हैव टू गो देयर। तो जैसे आए तो देखते भैया इसके एमएलए जो इधर उधर हो रखे हैं, फिर भी कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, मिला है। फिर जो आपके जो मतलब गवर्नर थे कहते हैं कि मैं नहीं मान रहा, हो गया, खत्म हो गया। ही फाइल अ केस टू, ये पहुंच गए कर्नाटका हाई कोर्ट कि माए बाप सरकार हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई। बोले क्या हुआ, तो कहता है भाई हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ तुम। ठीक है, चले गए। अब नाउ ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, सरकार हाई कोर्ट धुक्कार दिए हैं, व्हाट शुड आई डू। कहते अरे टेंशन मत लो, आई एम हेयर, मैं बैठा हूं ना, बताओ क्या दिक्कत है। तो ही टोल्ड ऑल दोस थिंग्स, नाउ ही प्रूव देम कॉन्फिडेंस ऑल्सो, तो ही कैन प्रूव। बोली कि सर हम कर सकते हैं, मेरी है, अभी तो बनी थी ना, अभी चीज़ें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोली कि देखो भाई साहब, अभी जो इनकी जो गवर्नमेंट को आप पहले रजिस्टोर करो, कॉन्फिडेंस मोशन बंदा प्रूफ करने के लिए है, कर देगा, हो जाएगा, आप रिस्टोर करो। और दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट की जो है, प्रेसिडेंट और जो गवर्नर की जो कोई भी एक्शन है, ठीक है, ये रिलेटेड टू स्टेट इमरजेंसी, वो क्या है, जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। ठीक है, जुडिशियल स्क्रूटनी उसकी होगी। तो यहाँ से एक लैंडमार्क जजमेंट रहा। नहीं तो पता है पहले क्या होता था, मतलब सरकार है, मान लीजिए सेंटर में जो गवर्नमेंट है और स्टेट में नहीं है, तो वो क्या कर रही है कि हटा दे रही है गवर्नर को। गवर्नर आर द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या कर रही है वो, सट से चलो भैया हटाओ, तो हटा दी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की खुलेआम डेथ हो रही थी। दैट्स वाई दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आर्टिकल 370 की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, देख ही लेते हैं यार। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये क्या है, 1947 में क्या हुआ, महाराजा हरि सिंह, ठीक है, जो लास्ट रूलर थे हमारे जम्मू कश्मीर के, वो साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, थ्रू विच जो कि एग्री करते हैं टू एक्सीड, ठीक है, एग्री टू एक्सीड हिज स्टेट टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, कि भाई साहब अब हम आपके अधीन हैं, जो करना आप करना। देखो इसकी भी अलग ही कहानी है। पाकिस्तान जब घुसा इंडिया, है ना, बोला कि अब तो भैया, मतलब कि वो चरवाहों के भेष में, कोई काम धंधा तो है नहीं पाकिस्तान को,
यही करेंगे, स्टार्टिंग से करते रहे आज तक। गरीबी में आटा गीला हो रखा है, अभी भी वही चल रहा सीन। खैर छोड़ो। तो वो आ गए, तो ये भाई साहब ये कर नहीं रहे थे। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत होशियार थे। बोले तुम कब, हमको मतलब नहीं है, जब तक तुम कहोगे नहीं कि हम आ रहे हैं आपके अधीन, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। समझ गए मेरे मित्र? देन फाइनली उनको तो करना नहीं था, फिर भी करे कि भैया अब तो है नहीं, कह रहे थे हम खुद लड़ लेंगे, है ना, खुद लड़ लेंगे। बताइए। चलिए, अब क्या उसके बाद आई आपकी टेम्पोररी प्रोविज़न लेके, जब जैसे ये एक्सीड हुआ हमारे इंडिया में, जैसे आ गया, तो भैया टेम्पोररी प्रोविज़न दिया गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 360 प्लेस इन पार्ट, ठीक है, 21, जो कि टाइटल दिया टेम्पररी एंड द ट्रांजिशनल प्रोविजन। जब टेम्पररी ट्रांजिशनल था तो खत्म करना चाहिए था ना, परमानेंट बनाने की कोशिश लगे हुए हैं क्या है। आर्टिकल 370 क्या गया, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस, पार्लियामेंट नीडेड द स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल ओवर द लॉज। मतलब डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस, कमीशन को छोड़ के बाकी हर एक चीज़ों के लिए आपकी जो गवर्नमेंट है, हमारी पार्लियामेंट को, उनसे करना पड़ेगा। भाई साहब सहमत हो आप, करे क्या नाउ। तो आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इट स्टेम आउट आर्टिकल 70 से निकला, और पावर दिया जम्मू कश्मीर के असेंबली को कि भैया टू डिफाइन द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट एंड द स्पेशल राइट एंड द प्रिविलेज। कौन परमानेंट रेसिडेंट होगा, स्पेशल पावर किसको दी जाएगी, प्रिविलेज क्या होगा। अब पता है क्या कि अगर इफ़ यू मैरिड समवन दैट टाइम, अगर आप किसी से मैरी कर लेते, अगर जम्मू कश्मीर की अगर कोई लड़की है, ठीक है, अगर आप किसी से मैरी कर लेते हो, वो लड़की को वहाँ की प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते। मतलब इतनी चीज़, लोगों को इन डेप्थ पता नहीं है चीज़ों के बारे में, बट था वैसा। चलिए आर्टिकल 3, ये इंपॉर्टेंट है हमारी, पढ़ना में यही आर्टिकल 3 पढ़ना है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि पार्लियामेंट को, ठीक है, प्रोवाइडेड पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर द एरिया बाउंड्रीज नेम और द एग्जिस्टिंग स्टेट। कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए ना अभी यूपी है, तो यूपी में ही 2 स्टेट बना सकता है, या उत्तराखंड को यूपी से मर्ज कर सकता है, ठीक है। नाउ इसके लिए द फर्स्ट प्रोविजो टू द आर्टिकल स्टेट्स दैट बिल फॉर द अबव लॉ। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें बिल लेके आना पड़ेगा। अब ये जो बिल सेल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, दोनों में से, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ लोकसभा ही कर सकता है या सिर्फ राज्यसभा ही कर सकता है, नहीं जी। चलिए, इफ द बिल अफेक्टेड द एरिया, अगर एरिया को अफेक्ट करा, बाउंड्रीज और द नेम ऑफ एनी स्टेट, द प्रेसिडेंट मस्ट रिफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट रिव्यूज। और पता है ये व्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं है। आप व्यूज़ दिया, मैं लेना लिए, नहीं लेना नहीं लिया, हॉलो कैंडी। हम आपसे बस नाम के लिए पूछ रहे हैं, आई एम आस्किंग यू कि हाँ ब्रदर कैन वी, आप बोले नो, मैं फिर भी मैं करूँगा। चलिए क्लियर यहाँ तक। अब हम देखेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। न्यूज़ में क्यों था, कॉन्टेक्स्ट। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है, वाई न्यू, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है अमेंडमेंट एक्ट जो 2023 थी, उनको भैया एसेंट मिल गया हमारे प्रेसिडेंट से, ठीक है। नाउ अब की हाईलाइट देख लीजिए, ये जो हमारी अमेंडमेंट 2023 हुई है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की, तो उसमें क्या प्रोविजन ऐड किया गया। सबसे पहले क्या गया, आपका बनाया गया कि नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी। दूसरा क्या, पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये किया गया, प्राइमेसी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया गया। उसके साथ साथ क्या, डिस्पोजल ऑफ मैटर बाय मिनिस्टर्स। अरे हाँ, वी हैवन डिस्कस दैट क्वेश्चन यार, कहाँ गया ना। अगर आप यहाँ तक बने हो तो देखो, द बेसिक स्ट्रक्चर थियरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज दैट। अब पहला, सर्टेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आर सो एसेंशियल टू इट दैट दे कैन नॉट बी अपग्रेडेड। बिल्कुल यही तो बात किया गया ना हमारी, यही तो है, चीज़ें डाला गया यही तो, राइट। नाउ तो फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी टेकन अवे। क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अपग्रेड और टेकन अवे, गलत है, ले सकता बट बेसिक स्ट्रक्चर को कैन नॉट वॉलेट इट। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस, ये भी गलत है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटेशन इज द स्पिरिट। अभी तो हमने बात करा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारी जो पार्लियामेंट को क्या सॉरी हमारी लाइक प्रियम्बल को इज नाउ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो भैया अमेंड कर सकते हैं। तो आवर आंसर विल बी
A. The certain features of the constitutions are so essential to it that they cannot be abrogated. चलिए आगे बढ़े ना. अब कह रहा है कि भैया ये बताइए आप हमको, टेल मी दिस वन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन द टर्म ऑफ फेडरलिज्म. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है. मैंने क्या कहा था, बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइन इन एनीवेयर द पार्ट ऑफ. सीधे गए आगे क्या पढ़ना, सीधे इसको मारो, गलत हो गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन. कहाँ भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ प्रोवाइड किया गया है, नहीं प्रोवाइड किया, इट्स नॉट डिफाइंड. आर्टिकल 13 के तहत आप कर ले रहे हो, इट डजेंट मैटर दैट इट प्रोवाइड यू. नो, ये भी गलत हुआ, तो ऑप्शन डी विल बी दिया. ठीक है ना. चलिए आगे, चलिए हम क्या देख रहे थे, सॉरी ना, वी वर सीइंग दिस वन ना. इफ यू लाइक इट टेल मी कि हाँ अच्छा लगा, कमेंट कि कैसा चल रहा है सेशन. ठीक है, हाँ आर्टिकल 25 एंड 26 जो था मैं बताना भूल गया. देखिए कहाँ ध्यान है मेरा. आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ व्हाट, कॉन्शियसनेस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस. ठीक है, प्रोफेस, प्रैक्टिस और राइट टू, है ना, प्रोपेगेट द रिलीजन, यही कह रहा है. और आर्टिकल 26 क्या कह रहा है कि भैया यू हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन एंड चैरिटेबल इम्पोज. ठीक है, एंड राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर, है ना, राइट टू ओन और एक्वायर. ठीक है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है, सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ. तो इसी बेसिस पे तो हमारे ये गए केशव नंदा भारती साहब कि भैया आप तो कह रहे हो और आप मना भी कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, हाउ इट कैन बी. सॉरी गाइस, थोड़ी लेक्चर अनऑर्गेनाइज्ड रह गई. नहीं चलिए, सॉरी फॉर दैट, लिटरली आई एम वेरी सॉरी. तो ये 3 चीज़ बनाएगा. तो की हाईलाइट देखिए, अब ये बना क्या आपका नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी आया. तो ये एक आपकी न्यू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनी है. तो ये इसका काम क्या है कि ये आपको रिकमेंडेशंस करेगा किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, रिगार्डिंग व्हाट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड द अदर इंस्ट्रूमेंटल मैटर में. अब देखिए जो आपके एनसीसी ऐसे हैं, सेल बी डिसाइडेड मैटर बाय द मेजोरिटी ऑफ द वोट मेंबर प्रेजेंट वोटिंग. अब ये कंपोजिशन क्या है, हमारे मेंबर कौन है, तो कंपोजिशन ऑफ एनसीसी क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली होंगे एज अ चेयरपर्सन. ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हमारे होंगे एज अ चेयरपर्सन. ठीक है ना, उसके साथ प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज अ मेंबर ऑफ सेक्रेटरी होंगे. ठीक है, क्लियर इजी नाउ. चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली जो होंगे गवर्नमेंट के, वो हमारे मेंबर होंगे. अब ये जो 3 बंदे हैं, ठीक है, तो इनमें से 2 का हमारा होना ज़रूरी है, तभी जाके उस चीज़ को पास की जाएगी. क्लियर है नाउ. चलिए अब जाके जो सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट बोथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनको और इनको कौन अपॉइंट करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे. तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी. क्लियर है नाउ. अब जाके आपका जो पावर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या बोला गया कि देखो भैया जो मैटर वेयर जहाँ पे आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जहाँ पे उनको लगे कि भैया अपनी डिसीजन से, ठीक है, कि मैटर कहाँ कहाँ की खुद के डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, तो मैटर आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बट विच हैव बीन डेलीगेटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर. ठीक है, जो कि मतलब लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर है, लेकिन आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर के इसमें दिया गया कि भैया ठीक है ये चीज़ आपकी. नाउ मैटर वेयर ही और सी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू एक्ट हिज और हर डिस्क्रिप्शंस और एक्सरसाइज बाय एनी जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस. अगर लग रहा है कि भैया ये चीज़ें हैं जहाँ पे इनको ही करना है, तो देयर ही कैन और सी कैन डू इट. नाउ प्राइमेसी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर. अब क्या भैया इनकी जो डिस्क्रिशनरी रोल थी उसको और एक्सपेंड कर दिया. ठीक है, बाय गिविंग हिम पावर टू अप्रूव रिकमेंडेशंस ऑफ NCCSA. कि अब चलिए ठीक है आ गया, मतलब कि 3 में से 2 मेंबर ने कर दिया चीज़ें. अब फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में है, तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है. तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होगा, फाइनल होंगे, इनकी जो डिसीजन होगी फाइनल होगी इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन बिटवीन हिम एंड द अथॉरिटी. NCCA के अधीन और जाके इनके बीच में कोई मैटर है, तो भाई साहब फाइनल अथॉरिटी, फाइनल डिसीजन किनका होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही होगा. चलिए, डिस्पोजल ऑफ मैटर बाय द मिनिस्टर्स. द सर्टेन मैटर मस्ट बी सबमिटेड टू होम, लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय द मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट. ठीक है, तो कुछ मैटर ऐसी है वेयर यू हैव टू सबमिटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ओनली, बाय होम, बाय मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट. नाउ थ्रू होम बाय CM एंड द चीफ सेक्रेटरी
फॉर हिज और हर प्रायर, ठीक है, ओपिनियन प्रायर टू द इशू ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर निकाल, जैसे कि आपकी चाहे ऑर्डर कौन सी प्रपोजल होगी, कौन, जैसे कि दिस इंक्लूड प्रपोजल अफेक्टिंग कैसा, पीस एंड ट्रांसक्यूलिटी ऑफ दिल्ली हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, समनिंग, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, मैटर ऑन विच द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज टू गिव एन ऑर्डर इन हिज सोल डिस्क्रिप्शंस, कि बाकी सारी इन पे आ जाएगी, राइट नाउ। तो गवर्नेंस मॉडल ऑफ द दिल्ली एनसीटी, इससे पहले हम लोग इवैल्यूएशन देखेंगे सीधे, बट समझो इस चीज़ को। 1951 में क्या होता है कि दिल्ली को पार्ट सी के स्टेट में डाल दिया जाता है। 1952 में क्या होता है, इनको भाई साहब क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट होता है विथ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, की भैया अब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे। अब आपकी अंडर रिकॉग्निशन स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट में दिल्ली को बना दिया जाता है यूटी, बन गया हमारे भाई साहब यूनियन टेरिटरी, आई एम सॉरी स्लिप टंग, पता नहीं कहाँ का खोया हुआ हूँ मैं। चलिए 1966 में क्या होता है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आता है, प्रोवाइड करता है फॉर अ लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली। 1991 में आपका कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आता है, एक्ट एंड जीएनटीसीडी एक्ट पास होता है, ठीक है। नाउ वो क्या करता है दिल्ली को, ठीक है, जहाँ पे कि आपकी आर्टिकल 239 क्लाउज ए सब क्लाउज ए इंटर होता है, डालते हैं, मेंशन करते हैं, जहाँ पे कि दिल्ली को क्या बना देते हैं, यूटी विथ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और 2021 में जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आता है। नाउ अब जाके क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी देखते हैं। अब क्या होता है, अंडर द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 में दिल्ली को क्लासीफाई किया जाता है यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे गवर्न किया जाएगा अंडर आर्टिकल 339 के तहत, आर्टिकल 339 के तहत गवर्न करेंगे। नाउ अब ये क्या कहते हैं कि भैया जो हमारी यूटीज़ हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेट किया जाएंगे, या वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेंगे बाय हिम, ठीक है, वो देख रेख करेंगे। स्पेशल स्टेटस क्या हुआ, आपकी ये कमेटी याद रखना, जो रिकमेंडेशन दी गई थी किसके द्वारा, एस बालाकृष्णा कमेटी के द्वारा। नाउ क्या, तो जो कमेटी में क्या 69 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1999 में, जो कि कन्फर्म किया कि भाई साहब दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देंगे एंड डेजिग्नेट किए कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, जहाँ पे आर्टिकल 239 एक सब क्लाउज ए एंटर मारा गया, इंक्लूड किया गया, और दिल्ली को बनाया गया दिल्ली आर यूटीज विद द लेजिस्लेशंस और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अ डेजिग्नेटेड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली, ठीक है, कौन सा हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे यहाँ पे आ गए, ऑपरेटिंग विद द एड्स एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, राइट। और जैसे स्टेट में होता है वैसे यहाँ भी चीज़ें कि ठीक है ना क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो। चलिए, तो पावर ऑफ दिल्ली एक्चुअली दिल्ली होता है, लोग अभी भी दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली। चलिए, तो पावर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर, तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, पावर टू लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट हो गया, तो कंकरेंट लिस्ट हो गया, एंड एक्सेप्ट फॉर पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड को छोड़ के बाकी जो भी मैटर है सब में, एक्सेप्ट पुलिस पब्लिक एंड लैंड ऑर्डर को छोड़ के बाकी सब में क्या ये देख सकते हैं स्टेट और कंकरेंट। अब यहाँ पे भाई साहब एक और ट्विस्ट आ गया, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑल ओवर ऑल द मैटर इन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, जो भी दिल्ली से रिलेटेड है सब पे पार्लियामेंट कहेगी भाई साहब आप करो ना, हम तो हैं ही, मन किया तो हम आ जाएंगे, ठीक है। अब जीएनसीटीडी एक्ट जो आया तो ये जीएनसीटीडी एक्ट क्या है, तो मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ एक्ट दिल्ली एक्ट 1999 बोला कि क्या प्रोविजन डाला, फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली असेंबली, ठीक है, एंड दिल्ली गवर्नमेंट, कैसे काम करना है, कैसे क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ आ गई। यहाँ तक क्लियर है? सॉरी थोड़ा मैं स्पीड जा रहा हूँ, अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट दैट आई शुड लिटिल बिट स्लो। देखिए मैं यहाँ पे चीज़ें इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपने लक्ष्मीकांत से पढ़नी है। प्लीज़ 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट डुप्लीकेट योर रिसोर्सेज, डोंट डुप्लीकेट योर रिसोर्सेज। अगर कोई कह रहा है तो भाई साहब नहीं, मैं आपको यहाँ पे PYQ के साथ में बता रहा हूँ चीज़ों को, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ना है। प्लीज़ डोंट डू PhD, डोंट डू PhD, यू आर हेयर टू जस्ट क्रैक द एग्जाम टू गेट अ रैंक। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू कमेंट इट। प्रिवेंशन डिटेंशन, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, वाइल सेटिंग असाइड डिटेंशन ऑर्डर ऑब्जर्व, बोला कि भैया जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये क्या है, कॉलोनियल लेगेसी है, और इसको जो है ना आप एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज़ करो, ये कि नहीं कि मतलब रेयर सिचुएशन में, ये नहीं कि जब मन आया वेन एवर वी वॉन्ट बस लगा दो। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, देखो आर्टिकल 22 में जो है दो तरह का है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन है, एक प्रिवेंटिव है।
प्यूनिटिव में क्या होता है, व्हेन यू हैव कमिटेड सम क्राइम देन यू विल बी हैविंग सम दिस वन. एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, यू आर बीइंग प्रिवेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, बाय स्टेट. इफ authority thought कि you are going to commit some crime, तो दे विल प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग इट, तो प्रिवेंट एंड डिटेंशन लगा देंगे. चलो, अब प्रिवेंट एंड डिटेंशन क्या है, वही है कि भैया बिना ट्रायल के आप किसी को यू आर डिटेनिंग समवन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शंस बाय अ कोर्ट ऑन मियर रीजनेबल एप्रीहेंशन, क्या है कि ऑफ हिम और हर डूइंग एन एक्टिविटी जो कि डेंजरस होगा टू पब्लिक ऑर्डर के लिए. सिंपल सी बात, दैट वाज जो मैंने बोल दिया उसकी समरी थी और कुछ नहीं. तो इसको 22 आर्टिकल को मैं इधर भी दिखा दूंगा, लक्ष्मीकांत से भी पढ़ लेना, ठीक है. जो चीज़ लक्ष्मीकांत से पढ़ने की उसको लक्ष्मीकांत से पढ़ो, अगर जहाँ से पढ़े वहाँ से पढ़ो. नाउ इट पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर, वही बता दिया. तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन जो कि किसके अंदर है, आर्टिकल 21 क्लास 1, 22 क्लास 1 इज नॉट अवेलेबल टू द पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो कि क्लास 22 सॉरी आर्टिकल 22 क्लास 3, मतलब जो कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मतलब प्रोटेक्शन दिया गया आर्टिकल 22 क्लास 1 एंड 22 क्लास 3, वो अवेलेबल नहीं हुआ किसको, जो बंदा प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन किया गया होगा क्लास 22 सॉरी आर्टिकल 22 क्लास 3. अब 22 क्लास देख ही लेना. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो रिलेटेड टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन. अब आर्टिकल 22 क्लास 1 क्या कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिटेन इन द कस्टडी विदाउट द बीइंग इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड. सपोज कीजिए कि आपको कोई डिटेन नहीं कर सकता इफ सम पुलिस ऑफिसर्स केम एंड टोल्ड यू कि भैया ऐसा है कि चलो हमारे साथ बैठो जीप में, यू हैव अ राइट टू आस्क देम व्हाई आई शुड सिट विथ यू, व्हाई आई शुड गो टू जेल. सिंपल सी बात है. And no or shall be denied the right to consult to be or be defended by the legal practitioners. अगर वहाँ पे legal आपको अगर आपके legal practitioner नहीं है then you will avail for what, government legal practitioners, right? If you are not able to get it, that your right is being violated, right? Now article 22 clause 2 क्या कहता है कि every person जो भी in arrest और detain हुआ है कस्टडी में shall be produced before magistrate within 24 hour, ठीक है, ऑफ सच अरेस्टेड. इसमें इंक्लूडिंग टाइम पीरियड भी हो गया. आप लेके जा रहे हो किसी को, इफ़ यू आर बाय रोड, बाय हेलीकॉप्टर, बाय फ्लाइट, जैसे भी आप लेके जा रहे हो, यू हैव टू प्रेजेंट दैट पर्सन विद इन 24 आवर, ठीक है, बिफोर द मजिस्ट्रेट. तो जो टाइम पीरियड है इंक्लूडिंग लेके आने होने का, आप अभी मान लीजिए अरेस्ट हुए हो, अभी से लेके 24, अगर आप अरेस्ट हुए हो तो सेम टाइम के 24 घंटे के अंदर में आपको रिप्रेजेंट करनी है उनके पास में. 22 क्लास 3 क्या कहता है कि ये जो दो क्लाउजेज हैं आपके, ये दोनों ये क्या अप्लाई नहीं होगा पर्सन जो डिटेन किया होगा इन अकॉर्डेंस टू द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन. अगर लॉ कह रहा है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है. 22 क्लास 4 क्या होता है, नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ एंड अनलेस द एडवाइजरी बोर्ड कन्फर्म दैट देर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द कंटिन्यूएशन सच डिटेंशन. अब ये एडवाइजरी बोर्ड में कौन होंगे, तो हमारे हाई कोर्ट के जजेस होंगे. अगर वो बोले कि ठीक है भाई साहब कर दो तो कर देंगे, नहीं तो 3 महीने तक के लिए. अब आर्टिकल 22 क्लास 7 क्या बोलता है, अ पर्सन कैन बी प्रिवेंटिव डिटेन फॉर मोर देन 3 मंथ ऑल्सो विदाउट द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड. अगर पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है लॉ कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ सच डिटेंशन दे देती है, दूसरे साथ कि भैया सर्कमस्टांसेस ऐसी है, क्लॉज ऑफ पर्सनस एंड क्लासेस ऑफ केसेस टू विच सच लॉ में अप्लाई. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्म यू नीड टू इन्फॉर्म दैम. अगर कुछ ऐसा है कि जो इन्फॉर्म करने से और सिचुएशन बढ़ सकती है, सिचुएशन और ग्रेव हो सकती है, देन यू आर नॉट सपोज टू टेल देम, ठीक है, दैट्स नॉट द वायलेशन ऑफ द लॉ. नाउ 2 जजमेंट है, 3 जजमेंट है. एक आपका AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में क्या बोली कोर्ट, ग्रीन फ्लैग दी कि भैया ये प्रिवेंशन डिटेंशन जो एक्ट थी 1950 को, बोली ठीक है भैया ये सही है, ओके, ग्रीन फ्लैग मिल गया. नाउ अब जबकि यहाँ पे सिब्बन लाल वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या बोला कि बोला देखो भैया, बोला कि देखो कोर्ट जो है ना, ठीक है, बोला कि भैया देखो कि बोला कि दैट द कोर्ट रूम जो है, राइट, ये जो कोर्ट रूम है इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इन द रियलिटी और इन केस ऑफ द फैक्ट विच आर रेफरेंस एज द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन. कि क्या है कि कोर्ट रूम में वो ये नहीं हो सकता, इतनी कॉम्पिटेंट नहीं कि हम बैठ के इंक्वायर करें क्या है नहीं है किस रेफरेंस पे है, ठीक है. चलिए अब शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्या बोला कि देखो भैया कभी कभी जो है इस चीज़ को मस्ट टेक सच एक्सट्रीम स्टेट टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. हमारे कंट्री की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कभी कभी है ना,
ये सिब्बल वाला वर्सेस जिसमें क्या बोला गया कि भैया देखिए सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो कोर्ट रूम है इज़ नॉट कॉम्पिटेंट कि भैया इंक्वायर करें इन द रियलिटी और एनी केस ऑफ द फैक्ट कि भैया कि फैक्ट विच आर द रेफरेंस एज अ ग्राउंड ऑफ डिटेक्शन, डिटेनमेंट क्या है, किस बेसिस पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? चलो आते हैं इधर प्रिवेंटिव डिटेंशन देख लिए नाउ। तो क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास में क्या है भाई साहब, पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक द लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर द रीजन कनेक्टेड किससे होना चाहिए, डिफेंस से, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी से। इस पर बना सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, कुछ नहीं है, दे कैन डू इट नाउ। अब यहाँ पे पार्लियामेंट एज वेल एज आपकी स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन कंक्रीटली मेक लॉ फॉर रीजन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो गया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर हो गया, और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज। अगर इससे रीजन है तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलकर बोलेगी चलो भाई साहब चलेंगे साथ साथ, बनाएंगे साथ साथ, ठीक है। अब भैया मल्टीपल लॉज हैं, ठीक है, जो कि आपको प्रिवेंशन डिसीजन को परमिट कर दे, जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स हो गया, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट हो गया जो कि NDPS एक्ट 90 ये हो गया, UAPA हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी ये हो सकती है। क्लियर है ना? पर्सनैलिटी राइट देखेंगे, बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी हम चीज़ें कल देख लेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू कॉमेंट इट, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ देर इज़ एनी सिचुएशन, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लक्ष्मीकांत से पढ़ो। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। एंड यहाँ जो मैंने बताया, जहाँ पे मुझे, मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा चीज़ों को। इकोनॉमिक्स में मैं सोली में बता रहा हूँ टॉपिक, इफ़ लाइक फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग दिया हुआ है तो आई विल बी टीचिंग यू द टॉपिक, देन वी विल कम टू दैट वन कि हाँ देखो ये कवर हो गया है। आई विल नॉट टीचिंग यू दैट PD35 के अंदर जो कंटेंट है, नहीं। वी विल मीट नेक्स्ट क्लास फॉर टाइमिंग। जय हिंद।